तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में आई के बारे में। आई को लेकर के दो अलग अलग हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसमें पहला लेक्चर जो है वो पार्ट्स ऑफ आई को लेकर के होगा और दूसरा इसकी फिजियोलॉजी को लेकर के होगा। तो जैसा कि आई आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, 10th में आपने पढ़ा होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर को एनाटॉमिकली देखना और उसके बाद उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को समझना, यही हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव होता है। इसको कितनी बेहतर तरीके से हम समझ लेते हैं यही तय करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है कितने ज़्यादा सही हो पाएंगे। तो इसको समझने के लिए फिर मैं वही कहूँगा कि जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में हमें सारी बातों को पढ़ना है। आगे चल करके आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आपको पूरा का पूरा विजुअल साइकिल आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे, फिर बाद में ऑप्थेल्मोलॉजी करके एक पूरा एक ब्रांच है जिसमें पूरी आई और उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में, आंखों से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक आउटलुक हम इसके ड्रॉ करते हैं, अपने इमेजिनेशन में लाने की कोशिश करते हैं आई दिखता कैसा होगा, और उतना ही पढ़िएगा जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट्स उसी के इर्द गिर्द होने चाहिए। तो जब हम आई को देखते हैं तो आई लगभग स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर होता है। इवन आपको मैं बताऊं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कॉलेजेस में आपको आई बॉल भी निकाल करके दिया जाएगा कि आप उसको डायसेक्ट करके आराम से देख सके। किसकी आई होगी पता है आपको? वो आई होती आमतौर पे गोट की होती है, या फिर कई बार जो बफेलो की भी होती है, तो उसको स्पेशली ला करके डाइसेक्ट करना होता है। तो आप उस समय देखेंगे कि आई जो होती है, चूंकि इंसानों की आई बहुत कम मतलब मिल सकती है, तो वहाँ पर आप जब प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पर दिखाया जाता है तो गोट की आई या फिर बफेलो की आई पर दिखाया जाता है, तो आप देखेंगे उस समय कि ये लगभग स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और जिस आई को हम देख रहे हैं, प्लीज़ यहाँ फोकस करिएगा, ये आई सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है हमारा। इसके पीछे पूरा का पूरा आई बॉल में ये पूरा धंसा हुआ होता है, और इसकी अल्टीमेटली जब हम इसको देखते हैं तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पर आप देखेंगे आई की अल्टीमेटली जब हम देखते हैं तो 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर ये सबसे बाहरी लेयर होती है पहली, दूसरी होती है उसके भीतर की लेयर, और तीसरी सबसे भीतरी लेयर होती है। तो यहाँ पर इन लेयर्स का नाम समझना और इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। यहाँ सबसे बाहरी जो लेयर है उसे कहा जाता है स्क्लेरा। ये जो सबसे बाहरी लेयर है जिसको 1 दिया है मैंने नंबर, ये है स्क्लेरा। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई फाइब्रस लेयर होती है। स्क्लेरा जो है ये फाइब्रस लेयर होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, यानी काफ़ी हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है। ये स्क्लेरा जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्क्लेरा बेसिकली यहाँ जो बना हुआ है, इस स्क्लेरा को ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ लेयर होता है। और इसमें एक खास बात ये होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसके सेल्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और इसको न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत भी होती है वो आसपास की ब्लड वेसल से मिल जाती है। तो स्क्लेरा की लेयर जो है ये आगे की ओर जब हम देखते हैं तो ये स्क्लेरा की लेयर जब हमारे आईबॉल के फ्रंट में जब ये पहुंचती है तो इसे कॉर्निया कहा जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये है कॉर्निया। कॉर्निया जो कि काफ़ी एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और आप देख सकते हैं यही स्क्लेरा आगे चल करके ब्लैक कलर का जो है यही आगे चल करके कंटिन्यू हुआ, स्क्लेरा ही आगे चल करके कॉर्निया के रूप में कंटिन्यू हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेयर में ब्लड सप्लाई बहुत पुअर होती है, नहीं के बराबर होती है, और आसपास के जो सेल्स होते हैं वहीं से डिफ्यूजन के द्वारा इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो यही वजह है कि इस कॉर्निया की जो लेयर होती है, जो स्क्लेरा का आगे एक्सटेंशन है, इसको ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चूंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वरना अभी अगर कोई और डिफॉर्मिटी ब्लाइंडनेस की हो, कॉर्निया को छोड़ करके किसी और वजह से अगर ब्लाइंडनेस है, तो अभी तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ
कॉर्निया की वजह से अगर ब्लाइंडनेस है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कॉर्निया, ये जो स्क्लेरा की आगे की एक्सटेंशन को हम कॉर्निया जो कहते हैं, चूंकि इसमें ब्लड सप्लाई होती नहीं है, और आप जानते हैं ब्लड सप्लाई होने पर प्रॉब्लम ये होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। जो भी ग्राफ्टिंग किया जाएगा, आप देखोगे मेडिकल स्टूडेंट के रूप में बहुत कई बार क्या होता है, लोग अपनी आई डोनेट जो करते हैं वो कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं, तो उस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्राफ्ट निकाले जाते हैं और उसको जो डोनेट किया जाता है वो कॉर्निया ही किया जाता है। इस कॉर्निया में ब्लड सप्लाई न होने की वजह से आप समझ सकते हैं इसमें एंटीजन एंटीबॉडी जैसा कोई रिएक्शन होने की गुंजाइश नहीं होगी। वरना क्या होता है कि ब्लड में एंटीबॉडीज घूम रही होती हैं, वो एंटीजन और बॉडी, जैसे मेरे शरीर का अगर कॉर्निया किसी और को दे दिया जाएगा तो उसके बॉडी में क्रॉस रिएक्शन होने की वजह से ऑर्गन का फेल्योर हो जाएगा, जो ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस है वो फेल्योर हो जाएगी। तो ये पॉइंट है कॉर्निया के साथ एक अप्लाइड पॉइंट। दूसरी बात यह है कि ये जो दूसरी लेयर है, जिसको स्क्लेरा के भीतर की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोरॉइड। तो चूंकि पहले वाले में ब्लड सप्लाई ना के बराबर है, दूसरे वाले को हम कहते हैं कोरॉइड। तो इस कोरॉइड लेयर की खास बात ये होती है कि यह हाईली वैस्कुलर लेयर होती है। ये क्या होती है, हाईली वैस्कुलर लेयर होती कोरॉइड की। ये इतनी ज्यादा वैस्कुलर होती है कि अपनी तो ब्लड सप्लाई को मेंटेन तो रखती ही है, इसके अलावा ये स्क्लेरा को भी ब्लड सप्लाई देती है, और रेटिना जो इसके भीतर की लेयर है उसको भी ब्लड सप्लाई देती है। समझ गए आप? तो आगे जब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेटिना में 9 to 10 लेयर्स होती हैं। ठीक है, मैं इसको बताता हूं थोड़ा क्लियरली। रेटिना में कितनी लेयर्स होती हैं? 9 to 10। कुछ किताबों में 9 मिलेगा, कुछ में 10 लेयर्स मिलेंगे। 9 से लेकर के 10 लेयर तक होती हैं। और इसमें शुरुआती अगर हम ये कहें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो शुरुआती जो 5 लेयर्स हैं उसकी ब्लड सप्लाई यही कोरॉइड कर देता है, और जो बाकी जो बच गए 5 लेयर, 4 to 5 लेयर्स, उनकी ब्लड सप्लाई, ये लेयर्स हैं, इनकी ब्लड सप्लाई रेटिना की अपनी खुद की वेसल्स देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेटिना में टोटल होता है 10 लेयर्स। अगर जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक लेयरिंग देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो 9 to 10 लेयर्स होती है। इसमें 5 लेयर्स को जो कोरॉइड के टच में होते हैं उनको इसी की ब्लड सप्लाई से न्यूट्रिशन मिल जाता है। भीतर के और जो 5 लेयर होंगे, यानी यहां पर आप समझ सकते हैं यहां 10 लेयर है, थोड़ा जूम करिएगा ताकि मेरी उंगलियों पर स्टूडेंट देख सकें। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग के जो कोरॉइड के टच में है, ब्लू के टच में, उनको ऐसे डिफ्यूजन से मिल जाता है न्यूट्रिशन। ये जो भीतरी हैं उनको न्यूट्रिशन देने के लिए रेटिना की अपनी खुद की ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इस तरीके से रेटिना का आधा हिस्सा कोरॉइड की मदद से, कोरॉइड की ब्लड सप्लाई की मदद से अपनी न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता चला, यहाँ 3 लेयर हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअल जो परसेप्शन होता है वो यहीं पर किया जाता है। मतलब ये कि जो लाइट की जो एनर्जी है वो जा करके अल्टीमेटली गिरती है रेटिना पर। समझ गए? ये दोनों प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले लेयर हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। सही जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो रेटिना का ही है। आप जब, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोरॉइड का और कोई फंक्शन नहीं है, स्क्लेरा का और कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जो विजन से संबंधित जो मेन एक्शन है वो रेटिना पर ही होता है। लाइट जाकर के रेटिना पे गिरती है, तब जाकर के उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, जो कि ब्रेन के ऑप्टिक जो विजन से रिलेटेड जो ऑप्टिक जो कॉर्टेक्स है, जो ऑसिपिटल लोब में पाया जाता है, वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो रेटिना का इंपॉर्टेंस ये होता है। स्क्लेरा के लिए मैंने बताया, स्क्लेरा आगे चल करके किसमें खुलता है, यहाँ पर सॉरी, आगे इसका एक्सटेंशन क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ऐसे ही कोरॉइड के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोरॉइड जब आगे एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन पहले तो पीछे ये काफ़ी पतला होता है, पिछली लेयर्स जो होती हैं, यानी बैक ऑफ द आई में कोरॉइड काफ़ी थिन लेयर होता है, लेकिन जब ये आगे बढ़ने लगता है तो ये थोड़ा थिकनेस इसकी बढ़ती है और ये सिलियरी बॉडी बना लेता है, यानी इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको कहने लगते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी आगे चल करके, सिलियरी बॉडी से फिर फर्दर इसी का एक्सटेंशन क्या कहलाएगा? इसका फर्दर एक्सटेंशन कहलाता है आइरिस। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आइरिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से कोरॉइड के कितने पार्ट्स हैं? कोरॉइड जो है पीछे तो एक पतली सी लेयर के रूप में है और उसी के नाम बदल जाता है
कोरॉइड की लेयर का सिलियरी बॉडी कहने लगते हैं, थोड़ी थिक हो जाती है आगे और ये थोड़ी मस्कुलर हो जाती है। इसका कैसे क्या इंपॉर्टेंस है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। वहीं आप देखेंगे ये आइरिस है, आइरिस के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आइरिस, अगला इसका एक्सटेंशन होता है, ये पिगमेंटेड होता है। आइरिस पिगमेंटेड होता है और आइरिस में अलग अलग पिगमेंट्स के प्रेजेंट होने की वजह से आंखों के जो आइरिस का कलर होता है वो बदलता रहता है। लोग कहते हैं ना तुम्हारी आंखें झील सी हैं, तो इसी गहराई की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये आइरिस, जैसे लोग कहते हैं ना कि नीली आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो नीला रंग यहीं पर होता है। कुछ लोग कहते हैं ना ब्राउनिश आईज हैं, तो वो आइरिस पर ही होता है। ब्लैकिश आई इसी वजह से होता है। तो ये आइरिस का इंपॉर्टेंस है। यहां पर आप देखते हैं सिलियरी बॉडी जो है ये लेंस को अपनी पोजीशन पर, ये आंख में हमारी आईज के भीतर लेंस होती है ना, लेंस एक यहां पर लेंस पाई जाती है जो कि बाई कॉन्वेक्स शेप की होती है। इसको अपनी पोजीशन पर साधे रखने के लिए, यहां पकड़े रखने के लिए ये अपने इसके साथ एक फाइबर्स का एक्सटेंशन होता है जिसको जेन्यूल्स कहते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ ये समझना है सिलियरी बॉडी है, जेन्यूल्स हैं और ये लेंस इनकी मदद से अपनी पोजीशन पर सधे रहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब यहां पर देखा जाता है कि ये आइरिस आगे जाकर के एक्सटेंड हुआ, ठीक है। इसके बीच में जो खाली जगह बचता है ना, जो अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर जो बचता है, ये हम साइड से देख रहे हैं। जब इसको आगे से देखते हैं तो ऐसा लगता है खाली सी जो जगह बचती है, जो हमारी आंखों के बीच में भी आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है छोटा सा गोल सा जो स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं प्यूपिल। आप देखते हैं ना, कहते हैं ना प्यूपिल डायलेट कर गया, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, कैसे वो होता है उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता होगा उसमें। लेकिन अभी आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी होना जरूरी है कि आईज में 3 लेयरिंग होती है। स्क्लेरा जो कि आगे चलकर कॉर्निया बनाता है, कोरॉइड जो कि आगे चलकर के सिलियरी बॉडी और आइरिस बनाता है, और रेटिना अंदर तक ही सबसे भीतरी लेयर होती है। ये सिलियरी बॉडी के कुछ खास हिस्से तक ही जाकर के टर्मिनेट कर जाती है और उसी के पीछे ये होती है। ये विजन का जो जो केमिकल जो सिग्नल्स होते हैं, जो नर्व के जो सेंसेशन जो जनरेट होते हैं, वो रेटिना से ही होगा। ये रेटिना के बारे में मैंने बताया, कोरॉइड को मैंने बताया ये हाईली वैस्कुलर होता है। रेटिना की भी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। यहाँ पर बीमारियां कहाँ कहाँ हो सकती हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। ब्लाइंडनेस किन किन वजहों से हो सकता है? तो ब्लाइंडनेस हो सकता है, आप देख सकते हैं, कॉर्निया की वजह से। कॉर्निया में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो कॉर्निया के लिए आप देखेंगे, कॉर्निया में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। और सच्चाई यही है कि कॉर्निया से होने वाली ब्लाइंडनेस को ही केवल ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे ये जो लेंस है, लेंस के लिए आप देख सकते हैं यहां पर खास तौर पर आप यहां पर देखेंगे लेंस के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, लेंस आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन बाद में बढ़ती हुई उम्र में ये हार्ड होता जाता है। तो इसके लिए एक बीमारी होती है जो इससे एसोसिएटेड होती है, जिसको हमें पढ़ना होता है, वो होता है कैटरैक्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अलग अलग फ्लूइड होते हैं। इसमें जो लेंस के आगे जो फ्लूइड है उसे एक्वस चैम्बर में पाया जाने वाला एक्वस ह्यूमर होता है। यहाँ जो चैम्बर बना हुआ है इसको एक्वस चैम्बर कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जबकि लेंस और इसके पिछले हिस्से में जो ये बड़ा सा चैम्बर, इसको विट्रियस चैम्बर कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले फ्लूइड को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है कि एक बीमारी कॉर्निया की वजह से है जिसको ठीक किया जा सकता है। यहां पर आप देखेंगे एक्वस चैम्बर में अगर फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये बल्ज कर जाता है, ठीक है। तो उसको ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें ग्लूकोमा के भी कई सारे कारण हो सकते हैं, उसको आप पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एज ए इंट्रोडक्शन बता रहा था कि कहां कहां प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर एक्वस चैम्बर में अगर फ्लूइड ज्यादा कलेक्ट हो गया तो क्या होगा, आप बताइए। मैंने आपको बताया ग्लूकोमा हो जाएगा, ये बल्ज कर जाएगा। फ्लूइड ज्यादा हो गया तो क्या कर जाएगा, बल्ज कर जाएगा। कारण क्या हो सकता है बल्ज करने का, वो आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट पढ़ेंगे। यहां पर लेंस के बारे में जब हम देखते हैं तो मैंने कहा ना, लेंस होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में इसमें धीरे धीरे करके इसमें लेंस में ऐसे चेंजेस आते हैं कि ये ओपेक हो जाता है। ओपेक हो जाने की वजह से दिखाई देना कम हो जाता है, तो लेंस चेंज किया जाता है, आर्टिफिशियल लेंस लगाए जाते हैं। कैटरैक्ट का ऑपरेशन उसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पीछे देखेंगे
रेटिना में होने वाले चेंजेस, रेटिना में होने वाले चेंजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेटिना में भी कई तरीके के चेंजेस होते हैं, और ये अगर रेटिना में अगर चेंजेस होता है तो उसको ठीक कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। ये काफ़ी मुश्किल कंडीशन होती है रेटिना में। तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स होते हैं। आप एज ए स्टूडेंट आप पढ़ेंगे रेटिना में कौन कौन सी दिक्कत हो सकती हैं। खास तौर पे आपको पता होगा ना, डायबिटीज़ में अगर डायबिटिक कोई पेशेंट है आपके घर में तो आपको पता होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी, यहाँ रेटिना डिजनरेट करने लगता है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो ये इन सारी बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना है, खास जोन मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं आई के लेयर्स के बारे में, उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आईज की 3 लेयर्स होती हैं। इसमें सबसे बाहरी लेयर, अब आपको ऐसे समझना बाहर और भीतर कैसे कह रहे हैं। तो आप देखेंगे ना, ये देखिए हम यहाँ से जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इधर से जब आपको आई बॉल दिया गया तो सबसे बाहर कौन दिख रहा है, मैं उसकी बात करूंगा तो स्क्लेरा होगा। उसको जब हटा दिया जाए तो दूसरी लेयर होती है कोरॉइड, और उसको जब हटा दिया जाए तो होता है रेटिना। तो वहीं पर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा जूम रखिएगा तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 लेयर्स आई की होती हैं। इसमें एक्सटर्नल लेयर जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं। यह एंटीरियरली कॉर्निया के रूप में नजर आता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। तो कॉर्निया में वैस्कुलर सप्लाई ना होने की वजह से इसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दूसरी जो लेयर है बाहरी लेयर के बाद, जो मिडिल लेयर है, जो दूसरी लेयर है, उसे वैस्कुलर लेयर कहते हैं। इसे कोरोइड कहा जाता है। इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और इसका कलर ब्लूइश होता है। तो इसमें पीछे जो पार्ट है उसको कोरॉइड प्रॉपर कहते हैं, और ये आगे जाकर के एक्सटेंड करके थोड़ी मस्कुलर थोड़ी सी हो जाती है तो इसको सिलियरी बॉडी कहा जाता है, सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी आगे एक्सटेंड करके पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको आइरिस कहते हैं। आप इसका एक गूगल पे यूट्यूब पे जा करके आप एनिमेशन देखने की कोशिश करिएगा तो बहुत सुंदर सा एनिमेशंस आपको कई सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आइरिस होती है, ये तो हमने साइड से कट करके दिखाया ना, रियल में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर जब आपकी आंखें कुछ ऐसी हैं ना, तो ये है आपका आइरिस, है ना, आइरिस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका प्यूपिल। ठीक है, तो ये है आइरिस और ये है प्यूपिल। आप देखेंगे कि अपर्चर जो बन रहा है, ये जो अपर्चर है यहाँ पर, वो सराउंडेड बाय आइरिस। यहाँ पर जो अपर्चर है जिसको ये घेरा जा रहा है, तो ये अपर्चर, एक अपर्चर जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आइरिस में क्या होता है कि ये पिगमेंटेड होता है, यही झील सी आंखों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें फाइबर्स होते हैं, मस्कुलर फाइबर्स होते हैं। इसमें फाइबर्स अपने कुछ खास फाइबर्स होते हैं, रेडियल फाइबर्स होते हैं और सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा, रेडियल फाइबर्स होगा और सर्कुलर फाइबर्स होंगे। आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर रेडियल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती, अगर सर्कुलर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है, जबकि रेडियल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है। ये कब करने की ज़रूरत पड़ती है, ये अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं रोशनी के आधार पर। जैसे होता क्या है कि अगर कमरे में अंधेरा है तो आप क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं जितनी भी लाइट है उन सारी की सारी लाइट को अपने रेटिना पर ले जाया जाए ताकि कमरे में दिखाई दे सके। इसके लिए कोशिश क्या करते हैं, रेटिना पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेशन हो, कमरे में अंधेरा हो तो कोशिश ये करते हैं कि प्यूपिल की साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाए। ये बॉडी खुद ब खुद अपने आप ये काम करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्यूपिल डायलेट कर जाता है और इससे कोशिश ये की जाती है कि अगर ये डायलेट कर गया तो क्या होगा, डायलेट करने से होगा ये कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पहुँचेगा। जो कमरे के अंधेरे में, अंधेरी जगह में जो लाइट बहुत कम है उसकी भी मैक्सिमम मात्रा को रेटिना पर डाला जा सकता है। ठीक है, इस प्रयास में ऐसा करते हैं कि प्यूपिल को डायलेट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी है, बहुत अचानक हम कमरे में एंटर किए जहाँ बहुत ज़्यादा चकाचौंध है, तो होता क्या है कि चकाचौंध होने पर ये जो
फाइबर्स हैं, इसमें जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी मदद से प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रोशनी की बहुत कम ज़रूरत होगी जितने से सेंसेशन मिल जाए, तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम रोशनी आंखों में पहुंचे। तो इसके लिए प्यूपिल यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जब कमरे में रोशनी ज़्यादा होती है, तो ये तरीका होता है। तो ये अपर्चर जो है, ये प्यूपिल जिसको आप समझ सकते हैं, ये अपर्चर ही लाइट के रेडिएशन को अंदर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया वही पॉइंट एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि डायमीटर ऑफ द प्यूपिल, यानी ये जो प्यूपिल का डायमीटर है, ये प्यूपिल का डायमीटर ये घट बढ़ सकता है, ये रेगुलेट किया जाता है आइरिस के मसल फाइबर्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मिडिल लेयर में कोरोइड पीछे कहा जाता है, उसी का एक्सटेंशन सेलियरी बॉडी होता है और वही आगे चल करके आइरिस बनाता है। आइरिस पिगमेंटेड होता है और इसमें मसल फाइबर्स होती हैं जो कॉन्स्ट्रक्ट कर सकती हैं और अलग अलग तरीके से उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से या तो प्यूपिल डायलेट करता है या फिर प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो मसल फाइबर्स की होती हैं उनकी वजह से यहाँ पर प्यूपिल या तो डायलेट करेगा या फिर आप समझ सकते हैं कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। अब अंतिम सबसे भीतरी लेयर की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे भीतरी लेयर है रेटिना। अब हमें इस रेटिना की बात करनी है, सबसे भीतरी लेयर है, हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। कई बार क्या होता है हमें खुद ही नहीं पता होता हम बोल कैसे रहे हैं। मैं इतना जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम में लिखना होता है, जो 11-12 के जो स्टूडेंट्स होंगे, 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए ये जब सब्जेक्टिव फॉर्म में इसे लिखना हो तो बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए पता होना चाहिए सही डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ सबसे भीतर है रेटिना। रेटिना इनर लेयर है, रेटिना इनर लेयर है जिसमें आमतौर पर हम 10 लेयर तो कहते हैं, इसको जब हम समझाते हैं तो हम कहते हैं 10 लेयर्स, सही बात भी है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो 3 लेयर्स बोले हैं, एनसीईआरटी ने 3 लेयर्स का नाम बोला है, तो या तो एनसीईआरटी सही या तो बाकी सारे गलत, ऐसा नहीं है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी जो 3 लेयर्स होती हैं उन्हीं का नाम एनसीईआरटी ने दिया है, बाकी जो बीच के जो लेयर्स होते हैं वो एसोसिएशन वाले लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो लेयर्स देखे जाते हैं, जो 10 लेयर्स आपकी नॉर्मल जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसमें 10 लेयर जो दिखाया जाता है वो उसकी जब डिटेल लेयरिंग जब आप देखते हैं और उसको डीपली जब समझने की कोशिश करते हैं तब 10 लेयर होता है, वरना बेसिक उसमें 3 ही लेयर होती हैं। बाकी सारे एसोसिएशन वाले न्यूरॉन्स की लेयर होती हैं और कुछ एसोसिएशन सेल्स होती हैं, फिर उसी में कुछ अपने हिसाब से कुछ और लेयर उसमें महसूस किया जाता है जिसकी वजह से वहाँ 10 लेयर कहा जाता है, वरना काम इन्हीं 3 लेयर से चल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 लेयर जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर 3 लेयर जिसको मेंशन किया गया है, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल हैं और बाइपोलर सेल की लेयर होती है और गैंग्लियनिक सेल्स की होती हैं। ये होता कैसे है, यही 3 काम के होते हैं जिनका हमसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनका अरेंजमेंट कैसे होगा इसको समझना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आपको समझना होगा, ये रेटिना को मैं बना रहा हूँ, ये रेटिना की लेयर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे भीतर मैंने आपको बताया ये फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं और उसके बाद इसी यहाँ सेल्स होती हैं जो रॉड एंड कोन्स हैं। रॉड एंड कोन्स की सेल शेप के बारे में आपको पता है, रॉड के जैसा होगा, कोन के जैसा होता है। तो ये रॉड एंड कोन्स, मैं बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए आप बस उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये रॉड है और ये है कोन। इसके बाद यहाँ पर होता है बाइपोलर सेल्स। क्या होती हैं? बाइपोलर सेल्स होती हैं। जो इंपॉर्टेंट इसकी फिजियोलॉजी का हिस्सा बनाती हैं वो है बाइपोलर सेल्स। वैसे तो होती है 10 लेयरिंग, लेकिन आपको उतने सारे की ज़रूरत नहीं है, यही केवल इतने से काम चल जाएगा। तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर होती है जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाहर की लेयर होती है। उससे भीतर जब हम चलते हैं तो होता है बाइपोलर सेल्स की लेयर और उसके बाद होता है गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स, इन गैंग्लियन सेल्स का जो फाइबर्स होते हैं ये एक साथ, यहाँ पर आप देखेंगे, एक साथ एक्युमुलेट होते जाते हैं, एक साथ एक्युमुलेट होकर के ये एक साथ यहाँ पर इकट्ठा होते जाते हैं। जितने भी हैं यहाँ पर आप देखेंगे बाइपोलर के बाद अगली जो लेयर होती है वो गैंग्लियन सेल की होती है।
आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आई की जो एनाटॉमी है उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ बाइपोलर सेल्स की लेयर दूसरी हो गई और तीसरी लेयर हो गई गैंग्लियन सेल्स की, गैंग्लियन सेल की। तो यही बात यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे बाहर है फोटोरिसेप्टर सेल्स जिसमें रॉड एंड कोन्स हैं, जूम रखिएगा। फिर उसके भीतर है बाइपोलर सेल्स और उसके भीतर है गैंग्लियन सेल्स। ये गैंग्लियन क्यों कहा गया? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये है कलेक्शन किसका? सेल बॉडीज का। सेल बॉडीज का पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सेल बॉडीज के कलेक्शन को जब वो सीएनएस से बाहर सेल बॉडीज के कनेक्शन हो तो उन्हें गैंग्लियन कहा जाता है। जबकि यही अगर सीएनएस में ऐसा कलेक्शन होता तो उसे न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो यहाँ पर ये गैंग्लियन है। ये फाइबर्स एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं और मैंने आपको बताया था इनके एक्सॉन के कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? नर्व्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि ये ऑप्टिक फाइबर से रिलेटेड है तो इनको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था यही अगर सीएनएस में इस तरीके से एक्सॉन के बंडल होते तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक ट्रैक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सॉन के फाइबर्स हैं। ये करते क्या हैं? आप देखेंगे कि जितने भी ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल शेप में होगा, मैं सिंप्लीफाइड करके आपको बता रहा हूं। और ये अल्टीमेटली क्या होता है कि आईबॉल की एक खास साइट होती है जहां से ये सारे के सारे फाइबर एग्जिट करते हैं। तो उस पोजीशन पर जहां पर सारे के सारे ये एग्जिट करते हैं उसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां कोई रॉड या कोन्स नहीं पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे फाइबर्स जिसको जो ऑप्टिक नर्व बनेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या होते हैं? ये जाकर के एक पोजीशन, एक ऐसा लोकेशन होता है जहां से बाहर निकलते हैं। इसमें समझने वाली चीज ये है कि जहां रॉड एंड कोन्स की लेयर हर जगह पर होती है, यहां पर रॉड एंड कोन्स नहीं पाए जाते हैं। समझ गया? तो यहां रॉड एंड कोन्स नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से यहां पर विजन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है? आपका रेटिना है। ठीक है, रेटिना होगा। अब इसमें रेटिना में ये रॉड एंड कोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी समझना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ों को यहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो मैं अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये है रेटिना में ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं रॉड एंड कोन्स, ये सेंसिटिविटी के हिसाब से ये स्टिमुलाई को जनरेट करते हैं। और स्टिमुलाई जब यहाँ से जनरेट होती है तो पहला न्यूरॉन ये होगा जो एक्साइट होता है, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, बस ऐसे बता रहा हूँ आपको, किताब में नहीं लिखा है, जानना आपकी मर्जी। इसको कहते हैं जो गैंग्लियन सेल होता है ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहलाता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ से जाकर के एक पॉइंट से ये एग्जिट करेगा जहाँ बिल्कुल भी रॉड एंड कोन्स की लेयर नहीं पाई जाती है, जो कि ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ से निकल करके ये अपना आगे जाएगा और पीछे जाकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट होता है जहाँ से तीसरा न्यूरॉन, जैसे आप समझते हैं ना, इसका एक्सॉन जाकर के खुलेगा तो किसी के साइटॉन को जाकर के सिग्नल देगा। तो यहाँ जिसके साइटॉन या सेल बॉडी को जाकर के सिग्नल देता है वो सीएनएस में बैठा हुआ होता है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है। उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आपको समझना है कि रेटिना से और जो आपका विजुअल कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स होता है ना ब्रेन में, ऑसिपिटल लोब में, आपको इतना तो पता ही है। ऑसिपिटल लोब जिसके बारे में मैंने बताया था वो विजन से रिलेटेड होता है। तो आंख से लेकर के, थोड़ा जूम रखिएगा, आंख से लेकर के ये जो ऑसिपिटल लोब तक है, यहां तक 3 न्यूरॉन्स काम करते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि इस तरीके से 3 लेयरिंग होती है केवल न्यूरॉन की, जिसमें स्टार्ट होता है, आप यहां से देखेंगे ये तो है बाइपोलर, ये है आपका रेटिना। रेटिना का रॉड एंड कोन का लेयर है, रॉड एंड कोन्स की लेयर है। थोड़ा जूम रखिएगा, ये रॉड एंड कोन्स की लेयर है। इसके बाद होता है ये बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर, जिसको मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, पहला ऑर्डर का न्यूरॉन है। फिर उसके बाद होता है गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन सेल के जो न्यूरॉन्स
को जब हम देखते हैं तो इसकी एक्सॉन काफ़ी लंबी होती है सेल, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहलाता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है सिर्फ नाम से, ये दोनों ही रेटिना के भीतर ही पाए जाते हैं। ये फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का हिस्सा यहीं पर पाया जाता है। इसका एक्सॉन निकल करके ब्रेन में जाता है, बहुत लंबा होता है, और ब्रेन के भीतर ही एक और न्यूरॉन निकलता है जो कि जाकर के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। विजुअल कॉर्टेक्स जिसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब, है ना, तो वहां तक जाकर के अपना सिग्नल पहुंचाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें टोटल 3 न्यूरॉन का इस्तेमाल होता है जो कि रेटिना से विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। इसमें शुरुआती जो 2 हैं ये रेटिना में ही छुपे होते हैं, इसका एक्सॉन काफ़ी लंबा होता है, और इसी तरीके से यहाँ से जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर के एक जगह खुलता है जिसका नाम एनसीईआरटी ने दिया नहीं इसलिए हम बताएंगे नहीं, और यहाँ से तीसरा जो न्यूरॉन यहाँ स्टार्ट होगा वो भी काफ़ी लंबा होता है और वो जाकर के विजुअल कॉर्टेक्स में अपने सिग्नल को ले जाकर के पहुँचाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि बाइपोलर सेल है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि गैंग्लियोनिक सेल है। ये अपने एक्सॉन इनके काफ़ी लंबे होते हैं, ये जा करके निकलते हैं और ये यहाँ ब्रेन के भीतर कहीं तीसरे ऑर्डर का न्यूरॉन होता है। जूम रखिएगा ताकि अनावश्यक चीज़ें ना नजर आएँ। तो ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जा करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खुलता है जहाँ से तीसरे ऑर्डर का न्यूरॉन निकलेगा जो कि विजुअल कॉर्टेक्स में जा करके अपनी सेंसिटिविटी पहुँचाते हैं, अपने सिग्नल को ले जा करके वहाँ पर पहुँचाते हैं। अब यहाँ पर रॉड एंड कोन्स को थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको समझा दिया, इसको समझा दिया, इसके बारे में बताया लेकिन डिटेल में नहीं बताया रॉड एंड कोन्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर आपको समझना यही 3 लेयर होते हैं रेटिना में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अल्टीमेटली डिटेल में देखने पर इसमें 10 लेयर नज़र आती हैं लेकिन ज़रूरी यही 3 लेयर होती हैं जो काम की होती हैं। तो यहाँ पर पहली जो फोटो रिसेप्टर लेयर है जो सबसे बाहरी है, इसमें पाया जाता है रॉड एंड कोन्स। रॉड इसलिए क्योंकि रॉड के शेप का होता है, कोन्स क्यों, क्योंकि ये कोन के शेप का होता है। ठीक है, रॉड का जो है, रॉड में जो हम देखते हैं कि रॉड के शेप का होता है और इसमें रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्सिन जो है एक विजुअल पर्पल, एक खास किस्म का पिगमेंट है जो कि विटामिन ए की मदद से बनता है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ऑप्सिन और रेटिनल, है ना, रेटिनल। अब इसके भी आगे चल करके अगर कोई कहे रेटिनॉल या रेटिनल, एल्डिहाइड या अल्कोहल, दोनों ही सही है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आप जब इसकी विजुअल साइकिल को आप पढ़ेंगे एमबीबीएस में तो पता चलेगा कि ये चेंजेस करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है ऑप्सिन और रेटिनल, ये जो 2 पिगमेंट्स हैं इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कोन के बारे में। कोन क्या होता है, ये कोन के शेप का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका मेजर फंक्शन होता है कलर्ड लाइट और ज्यादा लाइट। जैसे होता क्या है कि ये डीम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, आर से रॉड, रॉड से रात, ऐसे याद रखिएगा। कोन से सी से कलर्ड, तो ये कलर्ड विजन के लिए ज़्यादा अपना रिस्पॉन्स सेंसिटिव होते हैं और वो भी 3 अलग अलग तरीके के कोन पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जो रेड कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऐसे जो ब्लू कलर के लिए और कुछ ऐसे ग्रीन कलर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 अलग अलग कलर्स के लिए कोन्स पाए जाते हैं। रॉड जो है ये इसमें एक खास पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, जो कि ऑप्सिन और रेटिनल इसमें इसके कंपोनेंट्स होते हैं। रोडोप्सिन विटामिन ए की मदद से बनता है और ये डिम लाइट में काम करता है। कैसे करेगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कोन्स हैं उसको आप देख लें। कोन्स जो होता है ये कलर्ड, जैसे कलर्ड सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें 3 अलग अलग कलर्स के लिए पाए जाने वाले कोन्स होते हैं। हमारे आईज में फोटो रिसेप्टर सेल्स में 3 अलग अलग कोन्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि कई बार जो आप कलरफुल जितनी भी ऑब्जेक्ट्स अपनी दुनिया में देख रहे हैं या आपके सामने जो एनसीईआरटी की बुक रखी गई है उसको भी आप सोच रहे होंगे कि उसमें मल्टी कलरिंग की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली प्राइमरी इन्हीं 3 कलरों की मदद से, यानी इन्हीं 3 कलर्स की मदद से के कॉम्बिनेशन की मदद से वो मल्टी कलर तैयार कर दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि कोन्स में 3 बेसिक कलर्स को, प्राइमरी कलर को समझने के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। कुछ कोन्स रेड, कुछ ग्रीन और कुछ ब्लू के लिए होते हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मल्टी कलर तैयार हो जाता है।
तो अल्टीमेटली ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर प्यूपिल के डायलेशन के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, प्यूपिल डायलेट करता है और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ साइड में आपको समझाना चाहेंगे कि जब हम साइड से देखने की बजाय फ्रंट से आईज को देखते हैं तो कैसा दिखता होगा। तो फ्रंट से जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पेरिफेरी रीजन में फोटोरिसेप्टर सेल्स, जिसमें रॉड एंड कोन्स की बात करें तो पेरिफेरी में रॉड्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि आप जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे रॉड्स का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, और सेंटर के साइड में कोन्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, और जैसे जैसे आप पेरिफेरी की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे कोन्स का कंसंट्रेशन पेरिफेरी में कम होता जाता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर से समझें। पेरिफेरी में रॉड्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ये सेंटर की ओर जाकर के कम होता है, जबकि कोन्स के बारे में कहा जाता है कि कोन्स का कंसंट्रेशन सेंटर में ज़्यादा होता है और ये पेरिफेरी पर जाकर के कम होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आप जानते हैं ना कि ये है हमारे रेटिना की अंदरूनी कोटिंग, और 3 डायमेंशन में आपको समझना है कुछ ऐसा है हमारा रेटिना, जो अंदर आईबॉल हमारा छिपा हुआ है। इस आईबॉल के भीतर का हम मामला देख रहे हैं, और आगे से लाइट इसके भीतर एंटर करेगा, है ना, इसके भीतर लाइट एंटर करेगा। तो इसमें लाइट कैसे एंटर कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसका कितना चमक है उसमें, उसके आधार पर हम देखते हैं ना प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है या डायलेट करता है। ये बात आपको पता है। मैंने आपको ये बताया कि जब अंधेरा होता है कमरे में तो उस समय क्या करते हैं, उस समय देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि ये जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाती है। याद है ना, मैंने आपको बताया था उसकी वजह से लाइट क्या होगा, ज़्यादा इंटर कर सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है? प्यूपिल को डायलेट करने के पीछे मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरे कमरे में जो भी रोशनी है वो रेटिना पर गिरे, और इतना ही नहीं, पेरिफेरी के रीजन में जो रॉड्स हैं जो अंधेरे में दिखाई देने के लिए ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, वहाँ पर लाइट गिरे। बात समझ पा रहे हैं आप? बहुत ध्यान से मन की आंखों से समझेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। कुछ मन की जो अपनी कल्पनात्मक जो आपकी दुनिया है उसको जगाइए, तो आप समझ सकते हैं कि जब प्यूपिल डायलेट करेगा तो अंधेरे कमरे की जो भी रोशनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आंखों के भीतर पड़ेगी और पेरिफेरी तक जाके गिर सकेगी जब प्यूपिल डायलेटेड होगा। तो यहाँ पर भी सेंसिटिविटी जनरेट होगी, जिसकी वजह से रॉड सेंसिटाइज होंगे तो अंधेरे में देख पाना पॉसिबल हो पाता है। वहीं जब कमरे में बहुत ज़्यादा चमक हो, उजाला बहुत ज़्यादा हो, तो क्या प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, तो उस समय केवल कोन वाले हिस्से तक ही केवल लाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लाइट के लिए और यहाँ कलर्स के विज़न के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप देखेंगे सेंटर में ही एक ऐसा जगह होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, कोन्स पाया जाता है, जिसको मैकुला कहा जाता है, मैकुला ल्यूटिया कहा जाता है। ये सेंट्रल पार्ट होता है, और इसी के पास में मैंने आपको बताया था ना कि एक एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ से पूरे के पूरे सारे नर्व फाइबर्स, ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था ना, इस इमेज को आप देखें तो ये सारे के सारे जो नर्व फाइबर्स, सेकेंड ऑर्डर जो गैंग्लियन सेल के जो एक्सॉन्स के जो ट्रैक हैं वो एक पॉइंट से जाकर के बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी रॉड्स एंड कोन्स नहीं पाए जाते। ये मैंने आपको बात बताया है, जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इस ऑप्टिक डिस्क पर कोई भी रॉड या कोन नहीं पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। चूंकि यहाँ पर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं जनरेट हो सकती है, कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं हो सकता, चूंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नर्व फाइबर्स क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, तो इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं और इसको ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी रास्ते से कुछ ब्लड वेसल्स भी आती हैं जो रेटिना की ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये एक जगह है जिसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर रॉड है या कोन्स करके कोई भी सेल्स नहीं होंगी, आपकी केवल जिम्मेदारी है कि आप नर्व फाइबर्स को भीतर ले जाइए और उधर से कुछ आर्टेरियल सप्लाई को यहाँ पर लाने के लिए जगह दीजिए। और इतना ही नहीं, वेनस ड्रेनेज भी इसी रास्ते से होता है, ठीक है। तो वेनस ड्रेनेज और आर्टेरियल सप्लाई और ये जो नर्व फाइबर्स का एग्जिट पॉइंट, यही ऑप्टिक डिस्क का पॉइंट है। ये मैकुला ल्यूटिया है जो कि फोविया सेंट्रालिस कहा जाता है, शार्पेस्ट विजन का साइट है, क्योंकि शार्प इमेज बनाने के लिए
कोन्स की ज़रूरत होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोन पाया जाता है सेंटर में। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इस चीज़ को लिया है। अब आगे हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों को समझने के बाद इसकी फिजियोलॉजी को, कैसे रॉड या कोन्स सिग्नल को जनरेट करते हैं, और एक बात और भी करेंगे जो कि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, यहाँ पर एकोमोडेशन के पॉइंट्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए, आई बॉल की 3 लेयरिंग होती है बाहर से भीतर की ओर। जब हम जाते हैं तो देखते हैं स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, ये 3 लेयर होती हैं। स्क्लेरा आगे चल करके कॉर्निया बनाता है, कोरोइड क्या करता है, कोरोइड आगे चल करके सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी से आगे आइरिस बनाता है, और आइरिस का जो छूटा हुआ जगह होता है वो प्यूपिल कहलाता है। मैंने बताया था आइरिस में मसल फाइबर्स होते हैं जिसकी मदद से वो डायलेट या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से प्यूपिल का जो अपर्चर है, प्यूपिल का जो डायमीटर है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। ये पॉइंट हम लोगों ने कोरोइड की लेयर से सीखा। अंतिम लेयर होती है रेटिना। रेटिना में मैंने बताया था कि ये इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, और वो रियल में गिरने वाली जो आँख के भीतर जो लाइट पहुंचती है वो अल्टीमेटली रेटिना को ही सेंसिटाइज करती है, जिसकी वजह से नर्व सिग्नल बनते हैं और वो सिग्नल बाहर की ओर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजे जाते हैं। रेटिना को मैंने फिर बड़ा करके आपको दिखाया कि रेटिना में अलग अलग बुक्स में अलग अलग लेयर्स का नाम लिखा जाता है। वो एक्चुअली जो नाम लिखते हैं, जो 10 लेयर बोलते हैं ना, उसी को डीपली थोड़ा पढ़ करके यहाँ पर दिखाएंगे, फिर ऐसे करके फिर इसी में और भी लेयरिंग दिखाई जाती है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। आप सिर्फ रेटिना में 3 लेयर आप याद रखें, काम चल जाएगा। फोटो रिसेप्टर सेल जिसमें रॉड या कोन्स होगा, दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि बाइपोलर होता है, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि गैंग्लियोनिक सेल होते हैं। ये सारे के सारे फाइबर्स, इसके एक्सॉन्स एक रास्ते से खुलते हैं जहां पर रॉड या कोन नहीं पाया जाता, जो कि ब्लाइंड स्पॉट होता है। इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। फ्रंट से भी आँख को देखने की कोशिश किया गया, जिसमें मैंने बताया पेरिफेरी पर जो रेटिना के हिस्से में रॉड्स ज़्यादा होते हैं, सेंटर में कोन ज़्यादा होते हैं, और सेंटर में एक ऐसा जगह होता है जहाँ सिर्फ और सिर्फ कोन पाया जाता है, और कोन सिर्फ पाए जाने की वजह से वो शार्पेस्ट विजन का एरिया कहलाता है, जिसको फोविया सेंट्रालिस कहते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। और एक बात और भी याद रखिएगा कि कोन्स जो है ये शार्प इमेजेस बनाते हैं, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ब्राइट लाइट में अपनी सेंसिटिविटी ज़्यादा दिखाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अलग अलग कलर्स जो हैं जिनकी वजह से पूरी कलर्ड इमेज बनती है, वो 3 ही प्राइमरी सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से पूरी कलरफुल इमेज बन जाती है। रेड कलर के लिए कोन्स सेंसिटाइज जब होते हैं, ब्लू कलर के लिए और ग्रीन कलर के लिए। इन्हीं की मिक्सिंग से पूरा जो कलरफुल हमारी दुनिया है वो बनती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है। और इतना जो बेसिक आइडिया है, इसको बनाने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में।